हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। टारगेट पॉलिटेक्निक का एक सीरीज चल रहा था। आप लोग का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। इसके जस्ट बाद आपको अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा किसका, आईआईटी का प्रिपरेशन। तो फिलहाल अभी जो बच्चे 10th पास किए हैं, 11 12 का जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हुए हैं, जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, उसी के लिए आपको जो है वो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। तो फिजिक्स का लाइट का इससे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। उससे पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर के विषय में पढ़ा था, उसके फेनोमेना को देखा था, उसके प्रॉपर्टीज को देखा था, ठीक है, और लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए फिजिक्स का ही आपका तीसरा नंबर लेक्चर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ये टॉपिक हमको पढ़ना है और प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ है, यानी आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है और प्रॉब्लम भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कहानी देखते हैं कि क्या सब हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट पहला टॉपिक हमारा क्या है, दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हमारा पहला टॉपिक है। क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी यानी क्या, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी का कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यदि प्रकाश किरण तल पर अविलंब आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी चली जाती है। कैसे, जरा सा समझिएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। होता क्या है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, जो मेन पाथ होता है, उस पाथ से, उस मुख्य रास्ता से भटक जाता है। क्या कर जाता है, भटक जाता है। ये तब होता है जब 90 डिग्री को छोड़कर दूसरा कोण बना के भेजते हैं। जैसे बेटा देखो, हम एक एग्जाम्पल दे आपको तो समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ग्लास है, आपको पता होगा ये क्या है, कांच। ये क्या है, आपका कांच है। अब क्या है, ऊपर में क्या है, तो एयर है। ऊपर में क्या है, वायु है, यानी हवा है। और हम करवा क्या रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ऊपर से लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो जब आप 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बनाकर लाइट को डालिएगा तो वो सीधा चला जाएगा। वो क्या चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। वो आपको डेविएट नहीं करेगा, ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहीं पे हम क्या करते हैं कि 90 डिग्री से दूसरा कोई कोण बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम आई एंगल बनाए हैं और इससे ले जाएंगे तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ये आपका रेयरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ये आपका कौन सा मीडियम है, तो डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। कहाँ झुकेगा, जो 90 डिग्री वाला लाइट ले है उसकी ओर झुकता हुआ नजर आएगा। तो जाना चाहिए था उधर, लेकिन जाएगा कैसे, तो ऐसे यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये रास्ता। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए कम से कम दो अलग अलग मीडियम की आवश्यकता होती है। एक मीडियम को क्रॉस करके, एक माध्यम को क्रॉस करके जब दूसरे माध्यम में लाइट जाता है तो उसका जो प्रारंभिक एक्चुअल और इनिशियल पाथ होता है, उस पाथ से वो डेविएट हो जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, कॉपी पर छापने के लिए हम डाल दिए हैं। अब क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन का दो नियम पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर कोइंसाइड्स इन ए सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में। वैसे ही यहाँ पर भी दो नियम है। एक कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आता है, आपतन बिंदु तल का एक ही अभिलंब, तीनों एक ही तल में। जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके यहाँ पर है कोई, तो यहाँ पर ये आया, इससे टकराया, ऐसे करके यहाँ आ गया, ये आपका ओरिजिनल पाथ था, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ध्यान से समझिएगा, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये सारे के सारे कहाँ है, एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, जो हम घेर रहे हैं एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये ऑल आर लाइज इन ए सिंगल प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा कहता है कि जो आपका एंगल है, यहाँ जो एंगल बन रहा है बेटा, एंगल देखिएगा, यहाँ जो ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन थीटा का मान, इंसिडेंट एंगल जो आपतित कोण है और जो आपका अपवर्तित कोण होगा, दोनों कोण के साइन के मान का रेशियो जो आएगा वो आपका कांस्टेंट आएगा, उसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। यानी साइन आई, यहाँ लिखे हैं साइन आई बट्टा साइन आर, ये आपका कौन सा एंगल है, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, हिंदी में ऊपर लिख दिए हैं इंसिडेंट एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, ये आर, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है। कौन सा एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है और इसी को n21 लिखते हैं, n2 बटा n1, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये आपका दूसरा नियम कहलाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, देख लीजिए ढंग से क्या समझाए हैं। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पर लाई करता है। दूसरा जो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, दोनों एंगल के साइन थीटा के मान का रेशियो, यानी दोनों एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट आता है, वो n/1 के बराबर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन 2 बटा स्पीड ऑफ लाइट इन 1। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल्स का नियम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस नियम को देने का काम कौन किया था, स्नेल्स किया था, इसलिए इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। कहता है यह नियतांक को पहले माध्यम के दूसरे माध्यम का आवर्तांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है n/1, यानी n1 और n2 क्रमशः पहले और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है। यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही हो तब वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तांक जो होगा वो इससे लिखेंगे। वायु कहाँ से आ रहा है, प्रकाश का किरण कांच से, वायु से कांच में आ रही हो तो ऐसे करके अगर लिखते हैं, ये आपका कांच है, शीशा है, और ये आपका वायु है, और किरण कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये नॉर्मल है, ये आएगा इधर, कांच पर आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, NGA, यानी एयर से किस में आ रहा है, ग्लास में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास NAG के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डेंसर और एयर, डेंसर मीडियम को सघन बोलते हैं और एयर मीडियम को विरल माध्यम कहा जाता है, ठीक है। यदि आपेक्षिक वाले माध्यम, क्या कहते हैं कि यदि आपेक्षिकता वाले माध्यम को सघनता कम आपेक्षिक वाले माध्यम के मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये सब कहानी है। प्रकाश तरंगमान सघन कम हो जाता है, परंतु यानी होता क्या है, सो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पॉइंट को हम समझा दें आपको कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा, ये आपका रेयरर मीडियम है। रेयरर कहने का मतलब क्या है कि आपका ये विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से जब प्रकाश डेंसर में जाएगा तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे आ जाता है। लेकिन इसी में अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से कहाँ भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। एक में 90 डिग्री नॉर्मल से दूर भागता है, ये आपका ग्लास मान लेते हैं, और ये फिर आपका क्या है, वायु है। यही दो चीज़ आपको इसमें बताया गया कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से, रेयरर यानी विरल
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब नॉर्मल की ओर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ झुकता है, ओरिजिनल पाथ को छोड़कर नॉर्मल की ओर झुकता है, जो 90 डिग्री लंबवत रेखा होता है उस पर। और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे भी दूर चला जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आगे क्या कहता है। यहाँ पर वही कहानी दिखाए हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइट रे इधर से आएगा, नॉर्मल वाला तो सीधा पास कर जाएगा। ये आपका इंसिडेंट, जिसको जाना कैसे चाहिए ऐसे, लेकिन भागेगा कैसे, ये डेंसर मीडियम है तो ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर कांच से वायु में आ रहा है, तो चलिए यहाँ पर नॉर्मल खींच देते हैं। इधर से आपका लाइट रे आया, थोड़ा सा अल्टर दिखाई दे रहा है, इसको सही कर देते हैं। अब देखिए इधर से आपका लाइट रे आ रहा है और जा कहा रहा है, इधर से ऐसे करके लाइट रे आ रहा है। जाना कैसे चाहिए, इसके ओरिजिनल पाथ पर। चूंकि डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग के इस पाथ पर चला जाएगा। यही 2 पॉइंट हमको जानना था। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा। अब कहता है सीरियल नंबर, प्रकाश का गमन, प्रकाश के वेग पर प्रभाव और प्रकाश के आवृत्ति पर प्रकाश प्रभाव, और दिया हुआ है क्या, प्रभाव, और दिया हुआ है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव। अब क्या कहता है कि लाइट कहाँ से जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। डेंसर से रेयरर, यहाँ रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। रेयरर मीडियम से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है। देखिए बैक हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या था, डेंसर सघन को कहा गया, विरल को रेयरर कहा गया। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब लाइट रे सघन यानी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, डेंसर में कम होता है। अरे पानी में दौड़ेगा तो उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगा जितना हवा में तेज़ी से दौड़ पाएगा। ठीक है, तो उसमें स्पीड कम होगा तो वेग आपका क्या हो जाएगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। रेयरर मीडियम में अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, प्रकाश के आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और तरंग दैर्ध्य जो होंगे उसमें वृद्धि हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। डेंसर मीडियम में लाइट रे जाता है तो उसका वेवलेंथ घट जाता है, रेयरर मीडियम में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कहता है कि रेयरर मीडियम से अगर डेंसर में जाता है तब जितना स्पीड से रोड पर दौड़ेगा ऐसे करके उतना स्पीड से पानी में नहीं चल सकता है, तो स्पीड क्या होगा, आपका घट जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और तरंग दैर्ध्य जो आपका वेवलेंथ है वो आपका कम जाएगा। रेयरर में ज़्यादा होता है वेवलेंथ, और जैसे ही डेंसर मीडियम में जाइएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होगा तो उसके लिए क्या करना है आपको पता है, सीधा मोबाइल उठाना है, मार देना है, सीधा कमेंट करके बता देना है क्या है नहीं है। जो भी इशू हो, नहीं हो तो डायरेक्ट कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो भी सुविधा हम दे रखे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध, यानी आपको रिलेशन दिखाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। तो क्या कहता है, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तांक, वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष तो क्या, एन ग्लास ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जिसका निकालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको नीचे लिखेंगे, और जिसका निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यानी वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ग्लास का नीचे लिखेंगे, तो कांच में प्रकाश की चाल और बट्टा वायु में प्रकाश का चाल, इसी को तो स्पीड ऑफ लाइट जो आपका वायु में होता है उसको c लिखते हैं। इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जो ग्लास में स्पीड होगा वो लिख देंगे। एयर होता तो हम पढ़ा चुके हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में होता है, वाटर में होता है। जैसे मान लो यहीं पे अगर देता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाता कि एयर में बट्टा स्पीड ऑफ लाइट किस में, वाटर में। तो एयर में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निकाल लेते तो फटाक से वैल्यू आ जाएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तांक प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर किया बेटा, स्पीड पर निर्भर किया कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाता है,
रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है। अब कहता है कि प्रकाश के रंग पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का जो कलर होता है, जो लाइट होता है, उस पर भी, यानी कलर ऑफ लाइट जो होगा उस पर भी। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तांक, यानी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको लाइट यानी कलर पर भी निर्भर करता है। किस पर? तो रंग पर भी निर्भर करता है। यह बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, यानी आपका बैगनी रंग जो होगा वायलेट कलर, तो वायलेट कलर में क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपका लाल रंग जो होगा उसमें सबसे कम होगा। तो वायलेट कलर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है और लाल रंग में बहुत कम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तांक, कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तांक व्युत्क्रम होता है, यानी ये उल्टा। यहाँ पर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है। बिल्कुल जैसे हम अगर बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर इन्वर्स में इसको बोल सकते हैं, उल्टा करके इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो 1/, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, हम मीडियम मान लेते हैं, तो जैसे ही इसको उलटिएगा तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ श्याम विथ रिस्पेक्ट टू राम, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वही चीज़ कहता है वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तांक जो होगा वो कांच के सापेक्ष वायु का, बिल्कुल बदल दिए हैं। यहाँ पर वायु का निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष? कांच का। यहाँ कांच के सापेक्ष किसका निकाल रहे हैं? वायु का। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? छापते रहेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, सबको छापेगा, इसलिए हम हट जाते हैं। कॉपी पर इसको प्रिंट करना है, आने वाले समय में बहुत बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय टू द पॉइंट सीधे कहेंगे, वहाँ पर जाके उस लेक्चर को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है वो देखते हैं। अगला टॉपिक कहता है क्रमिक समानांतर पारदर्शी माध्यमों में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू सक्सेसिव ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी लगातार जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसमें कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं, मानने की चीज़ें कुछ भी मान सकते हैं। हवा में है, हवा से पानी में कूद गए, पानी से शीशा में कूद गए, उससे किसी और में कूद गए, ऐसे करके मीडियम बदल, जैसे चौक चौराहा बदलता है वैसे ही मीडियम लगातार चेंज करेगा। तो कैसे होगा? वही कहानी यहाँ दिखाए हैं। 3 मीडियम हम लिए हैं, एक आपका बाहर वाला वायु है, बीच में जल है और नीचे कांच। तो इसमें जब चलेंगे ऐसे से ऐसे बेटा हम इधर से चलेंगे तो ये यहाँ आएगा। चूँकि ये रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ये भी आपका डेंसर मीडियम है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आ गया कि कौन ज़्यादा डेंसर। तो इसमें सबसे ज़्यादा, तीनों में सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है? तो सबसे ज़्यादा डेंसर आपका कांच है। कांच आपका सबसे ज़्यादा डेंसर। उससे कम क्या है? डेंसर मीडियम किसका है? तो आपका वाटर का है। और उससे कम किसका है? तो डेंसिटी डेंसर मीडियम कौन होगा? एयर होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ है। तो कांच बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, उससे कम वाटर होता है, उससे कम एयर होता है। जब प्रकाश यहाँ से जाएगा तो जाना कैसे चाहिए इसको? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस रास्ते पर चूँकि रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की ओर बेंड करके यहाँ आ गया। ये I1 या I2 मान लिए, फिर यहाँ पर ये एंगल बनाएगा, फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन फिर बार बार कहाँ? नॉर्मल की ओर बेंड कर रहा है, यानी इससे डेंसिटी इसका ज़्यादा है, उससे डेंसिटी इसका ज़्यादा है। तो जिसका डेंसर मीडियम कहने का मतलब कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम कहने का मतलब कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, उसके घनत्व अधिक होंगे तो मीडियम आपका माध्यम क्या बन जाएगा? आपका डेंसर मीडियम बन जाएगा। अब इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, ये आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग टर्म में आएगा। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? 1 के करीब आ जाएगा। ये हम अभी दिखा दिए हैं, आप लिख लिए होंगे। अब इसको देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो स्पीड ऑफ लाइट किस में आप लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखे तो स्पीड ऑफ लाइट किस में? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गुने स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वाटर बटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गुने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सब क्या हो गया? सब क्या हो गया? एक दूसरे से कट गया। वैल्यू कितना आ गया? 1।
वैल्यू कितना आ गया 1, यही तो था। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला क्या कहता है। अगला कहता है अपवर्तनांक का गहराई से संबंध, यानी कितना डेप्थ में जाते हैं। रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है, डेप्थ के रिस्पेक्ट में रिलेशन बिटवीन डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। कहता है जल में रखी किसी वस्तु को देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वस्तु की गहराई से कम प्रतीत होता है। क्या है देखो बताते हैं। घर पर जाएगा, होगा घर में, क्या करेगा, तुरंत एक बाल्टी लेगा, बाल्टी में क्या करेगा, पैसा को डुबा देगा। नोट को नहीं डुबाएगा, 2000 का नोट डुबा देगा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, 2-4 महीना होगा, उसके बाद वो बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे अगर सिक्का या किसी चीज़ को आप फेंक दीजिएगा पानी में, तो पानी में फेंकने के बाद जब बाहर से आप देखिएगा तो आप कहाँ खड़े हैं, रेयर मीडियम में। पानी बाल्टी में भरा हुआ है तो पानी का जो सतह है वहाँ मीडियम चेंज कर रहा है, उसके ऊपर एयर है जो रेयर मीडियम है, पानी आपका डेंसर मीडियम है। आप जैसे ही उसमें देखिएगा तो सिक्का जहाँ रहेगा उसके ऊपर नजर आएगा। जैसे ही करके हाथ वहाँ डालेगा, ऐसे करके डालेगा, जैसे ही डालेगा ना तो वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। वहाँ से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। वो आपका एपरेंट पोजीशन होता है, वो आभासी डेप्थ है, वहाँ पर सिक्का नहीं पाया जाता है, वहाँ पर सिक्का आपको नहीं पाया जाता है। उसका ओरिजिनल जो डेप्थ होता है वो नीचे होता है, वो ऊपर दिखाई देता है। ये किसके कारण, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अब कहता है कि अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा हुआ है, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, रियल डेप्थ बता एपरेंट डेप्थ। जैसे एयर और वाटर का कहानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 4:3 होता है। तो 4:3 बराबर क्या, रियल डेप्थ जो वास्तविक गहराई है बट्टा आभासी गहराई। तो यहाँ से आभासी गहराई जो होगा वो 3/4 गुना होगा। तो मान लो 3/4 गुना, मान लो कि बाल्टी के नीचे 10 मीटर, कितना 10 मीटर, मान लेते हैं कि 40 मीटर गहराई किसी खाई में, 40 मीटर नदी या कोई भी चीज़ है, वो चाहे बाल्टी है, मान लो 40 सेंटीमीटर तुम्हारे बाल्टी का डेप्थ है, उसमें किसी सिक्का को गिरा दो, उसमें किसी सिक्का को क्या करो, गिरा दो, तो वो सिक्का 40 मीटर नीचे होगा। 40 मीटर कहते हैं, 40 सेंटीमीटर नीचे होगा, लेकिन वो दिखाई कहाँ देगा आपको, वो देखिएगा। तो अभी बताए हैं कि एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में 3/4 एपरेंट हाइट होगा। तो 3/4, ओरिजिनल कितना है 40, तो 4 दाएं के 40, वो कितना दिखाई देगा, 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। यानी बाल्टी का गहराई है, बाल्टी में पानी जो भरे हुए हैं वो 40 सेंटीमीटर गहरा हमारा बाल्टी है, उसमें 40 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भर दिए हैं। एक सिक्का को डालिएगा तो वो 40 मीटर बिल्कुल बाल्टी का पेंदु जो होता है, बॉटम होता है, उसमें जाकर बैठ जाएगा। और सिक्का दिखाई कहाँ देगा आपको, तो 30 मीटर पर दिखाई देगा, 10 मीटर ऊपर दिखाई देगा। ये किसके कारण, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो होता है वाटर के रिस्पेक्ट में वो 4/3 होता है। जल का आवर्तन कितना होता है, 4/3 होता है। तो जैसे ही लिखिएगा तो 3/4, 4/3 है, तो एपरेंट डेप्थ जब निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा रियल डेप्थ का। तो रियल डेप्थ इतना था और एपरेंट डेप्थ निकालना था हमको, एपरेंट डेप्थ, तो 3/4 गुने 40 कितना, तो 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। है कितना पर 40, हाथ लगाएगा वहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लीजिएगा। छापने के काम में कटौती नहीं करेगा, इतना तो करना जरूरी है, ठीक है। छापते रहेगा, बिल्कुल छापते रहेगा, एकदम प्रिंटिंग मशीन की तरह, ठीक है। यहाँ नहीं छापेगा, परीक्षाओं में छापना होगा, चाहे जैसे छापो। देखिएगा क्या कहता है, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पर कुछ घटना, इसको पढ़ते क्यों है, कुछ तो ऐसा घटना हो। वैसे टीचर बनने के लिए, पढ़ने के लिए तो बहुत लोग बेचैन है, NTT, CET, BET, ET, CTET, BTET, ETET, MTET, पता नहीं कितना टेट आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। अंत में एक ही टेट बचेगा जो पहले था, ये हम बता रहे हैं। हो सकता है कहीं परिवर्तन हो, वैसे वो सब चीज़ तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इतना ही जानते हैं जो आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा क्या कहता है, सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। क्या कहता है, सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु को आभास गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है।
यानी आप जब डेंसर मीडियम में किसी सब्सटेंस को डाल दीजिएगा, यानी किसी आदमी को खड़ा कर दो ना यार, डेंसर मीडियम में किसी आदमी को खड़ा कर दो, उसको रेयर मीडियम से देखो, चश्मा लगा के, वो रहेगा कहीं दिखाई कहीं और देगा, कम दूरी पर दिखाई देगा, ज़्यादा दूरी पर नहीं दिखाई देगा, नज़दीक दिखाई देगा। यही चीज़ इसमें बताना चाह रहा है। यदि माध्यम रेयरर मीडियम के सापेक्ष संगणन डेंसर मीडियम का आवर्तनांक एनआरडी, यानी रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम का अगर निकालेंगे एनआरडी, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम कहने का मतलब पहले बता चुके हैं, तो वस्तु का वास्तविक गहराई और वस्तु का कौन सा गहराई, तो मीडियम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग रियल डेप्थ को निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू वस्तु की वास्तविक गहराई यानी रियल डेप्थ ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अपॉन एपेरेंट डेप्थ ऑफ सब्सटेंस। निकाल सकते हैं, यहाँ तक लिख लिए, छापिए, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कहता है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ को टेढ़ा दिखाई देना। काहे टेढ़ा दिखाई देता है, देखिएगा पानी में डाल देगा किसी चीज़ को, तुमको भी पानी में तैरने के लिए बोलेंगे, ये वो ढेपा मारेंगे ना पानी में नदी में, तो तू भी डोलने लगा मछली की तरह, ऐसे ऐसे टूटता हुआ नजर आएगा। तुम्हारा हाथ ऐसे है, हाथ तो टूटल नहीं है, पानी में तू तैरेगा, ढेपा मारेंगे तो पानी इस पर ऐसे ऐसे नाचेगा ना, तुम्हारा हाथ भी तरंग की तरह झूलेगा। ऐसा क्यों दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन के कारण। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अब कहता है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, आकाश में टिमटिमाता है, दिखाई देगा कहीं और तुरंत दिखाई देगा, तुरंत गायब हो जाएगा, तुरंत दिखाई देगा, तुरंत गायब हो जाएगा। किसके कारण, तो रिफ्रैक्शन के कारण। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तालाब की आभासी गहराई, तालाब बहुत ज़्यादा गहरा होता है, कभी कभी देखेगा ये गहराई को बाहर से नहीं माप सकता है, रसरी डुगा के नापेगा या पत्थर उत्थर लेकर रोड उड से माप के तब उसमें जाएगा नहाने के लिए। कहाँ दिखाई देगा, बहु रहेगा नीचे। अभी बताएं 3/4 गुना 25% घट जाता है। 100 मीटर गहरा होगा तो 75 सेंटीमीटर तक, 100 मीटर गहरा है तो 75 मीटर दिखाई देगा, 25 गहराई नीचे ही रह जाएगा। छलांग लगा दिया तो गया काम से, छलांग लगाया तो गया काम से, जाना नहीं है, अभी कुछ करना है ना, परीक्षा उरीक्षा देख के रिजल्ट निकाल के तब कुछ सोचना। ठीक है, अब कहता है वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ना, ये भी किसके कारण होता है, जितनी गहराई होती है उतना गहरा नहीं दिखाई देता, ये भी बेटा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षैतिज के नीचे हो जाना, तुम लोग को पता होगा, हम बताते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जैसे ये होरिजिन है हमारा, ठीक है, ये होरिजिन में सूर्य यहाँ रहता है, सूर्य अभी निकला नहीं है, सूर्य अभी निकला नहीं है लेकिन दिखाई देता है सूर्य हमको यहाँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में सूर्य को 2 मिनट का समय लगता है। तो सूर्योदय जो होता है, तो सूर्योदय आपको 6:05 में होगा। ठीक है, तो आपको सूर्य दिखाई कब देने लगेगा, 6:03 से ही सूर्य आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। जब सूर्यास्त होता है तो सूरज तुम्हारा कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा तो डूब जाएगा, यानी 6:05 में सूरज डूब गया। सूरज अपने होरिजोन जो था उस होरिजोन से नीचे आ गया, कहाँ, अपना क्षैतिज रेखा से नीचे आ गया, तो आपको 6:05 में सूर्यास्त हो गया, सूरज डूब गया, लेकिन तुमको दिखाई कब तक देगा, 6:07 तक दिखाई देगा, क्योंकि जब ये यहाँ आ गया तो इसका रिफ्रैक्शन के कारण इमेज यहाँ बन रहा था, और जैसे ही सूरज जब यहाँ आ जाएगा तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, इसका पोजीशन, एपरेंट पोजीशन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो सूर्य उदय होता है, उदय होने के एक्चुअल टाइम जो होते हैं उससे 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसके 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है, रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। अब देखिए क्या कहता है, बर्तन में पड़े अदृश्य सिक्के का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देना आदि घटनाएं प्रकाश के अब बर्तन पर आधारित होता है। तो पहले बताइए दिए, सिक्का फेंक के क्या करेगा कहानी। चलिए इसको छाप लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्रिटिकल एंगल यानी कांतिक कोण क्या होता है वो समझते हैं। तो कांतिक कोण क्या होता है वो आपको हम बताते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम चर्चा किए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मीडियम है, यहाँ से लाइट जाएगा और ये आपका दिया हुआ है नॉर्मल रे सीधा, तो इसको जाना चाहिए था किधर, तो हम ये ले लेते हैं डेंसर मीडियम, ये ले लेते हैं रेयरर मीडियम, तो जाना चाहिए था इस रास्ते पर, लेकिन ये इससे दूर भागेगा। ठीक है, जैसे जैसे इस एंगल को आप बढ़ाइएगा, कौन सा एंगल, ये जो एंगल है, ये नहीं, कौन सा एंगल बढ़ाएंगे हम लोग,
ये जो एंगल आपको दिया गया है इस एंगल को आपको बढ़ाना है। किस एंगल को बढ़ाना है? इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना है। इस एंगल को आप यहाँ ले जाइएगा तो ये एंगल बढ़ के यहाँ आ जाएगा। तो जाना चाहिए लाइट को, ऐसे जाएगा कहाँ? ऐसे। एक समय आएगा जब इसको बढ़ाइएगा तो इस पर चलाएगा, जो लाइट था ना इसी पे चलाएगा। ऐसे ऐसे चलेंगे तो इस पे आ जाएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड, कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। यही कौन सा एंगल होता है? थीटा सी क्रिटिकल एंगल होता है। इस एंगल के मान से, क्रिटिकल एंगल के मान से ज्यादा अगर बढ़ा दीजिएगा एंगल को तो लाइट रिफ्रैक्शन के जगह पर रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? उसी मीडियम में वापस आना शुरू कर देता है। वही चीज बताया गया है। सघनन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिससे सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है कांतिक कोण कहलाता है। कितना कहलाता है? अब यहां से कितना डिग्री का कोण बन गया? ये जो कोण कह रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये कोण इस माध्यम में कितना का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इससे जैसे ही ज्यादा होगा ना तो ऐसे आएगा, और इससे ज्यादा ऐसे कीजिएगा लाल कलर वाला तो सीधा इसी मीडियम में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कर जाएगा, और ऊपर वाला जो इस कलर से दिखाया गया वो रिफ्रैक्शन का कहानी। वही चीज लिखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, साइन सी बटा साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। साइन सी बटा साइन आर, आर कितना है? 90 डिग्री आ गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो ये साइन सी के बराबर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम 1 अपॉन साइन सी के बराबर होता है, जहां सी बेटा क्या है? क्रिटिकल एंगल है। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल है। कांतिक कोण आपका सी दिया हुआ है। समझ में आ गया? वायु और कांच के बीच, यानी एयर और किसके बीच? एयर और ग्लास के बीच का कांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री होता है। कितना होता है? एयर और कांच के बीच का कांतिक कोण 42 डिग्री। और 42 डिग्री से जैसे ही बढ़ाइएगा एंगल को वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। वही कहानी क्रिटिकल एंगल अभी हम बता रहे थे कि ये ऐसे गया और यहां पर ये कोण था और ये ऐसे चला आया। इससे एंगल बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा था, 2 लाइन ऐसे दिखा दो ताकि दिखाई दे। तो ये एंगल जो आपका था ये आपका क्रिटिकल एंगल था। कौन सा एंगल था? क्रिटिकल एंगल था। और ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया। अभी एयर वाटर का बता, एयर कांच का बता रहे थे, ये 42 है। 42 से बढ़ाएंगे तो इसी को टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है, यहां से गया ऐसे, यहां से आपका गया ऐसे, ऐसे ये यहां से गया है ऐसा व्हाइट कलर का तो ऐसे चला गया। ठीक है, बिल्कुल तल पर दोनों मीडियम को। जैसे ही इसको हमने क्या किया, ये लाइट है ये एंगल, इसको यहां से यहां बढ़ा दिया जो डबल से दिखाया गया रेड से, तो इसी मीडियम में, जिस मीडियम में गया उसी मीडियम में वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसी को टोटल इंटरनल क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस आ जाता है। चलिए अब कहता है प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आपतित होना चाहिए। प्रकाश कहां से आएगा? रेयरर में, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा। किससे जाएगा? डेंसर मीडियम से किस में जाना चाहिए? रेयरर मीडियम में जाएगा, तब ये कहानी होगा। आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जो आपतन कोण होगा उसका मान कांतिक कोण 90 डिग्री जो आता है उससे अधिक हो जाना चाहिए, तब ये होगा। अदरवाइज जैसे ये कांतिक कोण इसका ये था, इससे ज्यादा जैसे ही कर दिए वैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए आप लोग पढ़ के देखिएगा ये क्या है। अब कहता है कुछ एग्जाम्पल दिया है। कांच में पड़ी दरारे का चमकना, जो आपका शीशा होता है उसको अगर क्रैक कर जाएगा, चमक जाएगा तो वो चमकने लगता है। क्या करने लगता है? चमकने लगता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण चमकने लगता है। पानी में डूबी कांच की नली का चमकना, पानी में शीशा को डुबा दो तो वो चमकेगा। काहे चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण। हीरा का चमकना, जानता होगा, डायमंड का नाम सुना है ना। हीरा जवाहरात बहुत महंगा होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे ना तो खूब डायमंड के विषय में बताएंगे। यहाँ बस जानो कि हीरा जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ही चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
के कारण ही चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में चलेगा ना, चाहे उसको छोड़ो ना, रोड पर चलता है, पिच रोड पर चलेगा धूप के समय में, जब अभी का समय जो है यानी मई जून जुलाई के समय में रोड पर चलोगे ना, तो यहाँ रहोगे तो आगे दिखाई देगा कि आगे वर्षा है, यानी पानी पूरा पिच पर भरा हुआ, वहां जाएगा तो कुछ नहीं नजर आएगा। वो भी किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल में वायु के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना। जल में यानी हवा, पानी भर लो, पाइप से उसमें क्या करो, पकड़ो, पाइप लगा के फूक दो, फूकेगा तो एयर जाएगा तो बुलबुला निकलेगा, उस सब बुलबुला तुमको चमकते रहेगा। वो सब क्या रहेगा, चाहे ऐसे देखता होगा तुम लोग, साबुन सरफ लगा लेता है, ऐसे करो फू फू मारते रहता है, उड़ाते रहता है, वो भी चमकता है। किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। अब क्या कहता है कि यदि घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर नहीं आधारित है, अगर कोई भी घटना प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर आधारित नहीं है, तब क्या घटना घटता है? तब घटना ये घटता है कि प्रिज्म का कहानी आ जाता है। किसका कहानी आ जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म के विषय में हम आप लोग को बता चुके हैं, 5 फेस होता है, दो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का 2 फेज, 3 आपका रेक्टेंगुलर फेज होता है, आयताकार, ठीक है। अब कहता है प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यानी कोई कोण है, ऐसे करके ये कोण है, ठीक है, और यहाँ पर एगो ऐसे करके ये कोण है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। यही क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण यही कहलाता है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करो, ऐसे करके मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद ये क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। अब इस प्रिज्म से हमको क्या करना है, वैसा नहीं रखना है, वो तो 3D फिगर था, ऐसे करके इसको बना दिए। अब यहाँ से लाइट को गुजारिएगा तो लाइट आपका कैसे जाएगा, सो देखिए लाइट आपका जाएगा कैसे। तो जैसे ही प्रिज्म से आप श्वेत लाइट को गुजारिएगा, उजला लाइट को गुजारिएगा या सनलाइट को गुजारिएगा, तो आपको दरअसल ऐसा प्रतीत होगा जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से देखते रहिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं देखेगा ध्यान से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या हो गया? VIBGYOR, विग्योर। तो ये आपका प्रिज्म था, ये आपका व्हाइट लाइट है या सनलाइट भी ले सकता है, ठीक है। ये 7 कलर में टूट गया, इट मीन्स कि व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन 7 कलर के कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे ही प्रिज्म से गुजारते हैं वैसे ही वो 7 कलर में आपको टूट जाता है। 2 माध्यम स्थित होता है, कैसे? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर में टूट जाता है। दिस एंगल इज कॉल्ड, प्रिज्म का कोण कहलाता है। ये सब चीज आपको बता दिए। यह आपका आवर्तन सतह हो गया। आगे चलिए, क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होता है, आपतित होती है, वह अपने मार्ग से वलित हो जाती है। यानी प्रिज्म आपका डेंसर मीडियम है, उस पर जब किरण आएगा तो अपने रास्ते से भटक जाएगा। जैसे हम भटकता हुआ दिखा रहे हैं, रास्ता इसका ई था, इस पे जा रहा था, लेकिन भटक भटक के कहाँ दूसरे जगह पर चला गया है ना, सब दूसरे जगह पर जा रहा है, तो अपने रास्ते से भटक जाता है, वह अपने मार्ग से वलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, भूल जाता है अपने ओरिजिनल पाथ को। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच छिन्न को प्रकाश किरण का विचलन कोण कहा जाता है। दोनों के बीच आपतित किरण और विचलन किरण जो होगा, जैसे आपका कौन सा किरण, जैसे ये जा रहा है और विचलन किरण, इसके बीच जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी एंगल को विचलन कोण बोलते हैं, डेविएशन एंगल कहा जाता है, डेविएशन एंगल कहा जाता है। इसका आपतन कोण प्रिज्म के पदार्थ, ताप, प्रकाश के रंग, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी इसका आपतन कोण जो होगा वो प्रिज्म के किस पर? प्रिज्म के पदार्थ, यानी किस पदार्थ से प्रिज्म बना हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या है, प्रकाश के रंग क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या है, इस पर निर्भर करता है। यदि किसी प्रिज्म का कोण, कहता है किसी प्रिज्म का कोण तथा अल्पनात् विचलन कोण आपका लेमडा m हो, तो पदार्थ का आवर्तांक जो होगा n, वो किसके बराबर होगा? साइन a प्लस लेमडा m अपॉन 2 बट्टा साइन a बाय 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन n, यानी आवर्तांक जो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो साइन a प्लस लेमडा m बटा 2 अपॉन साइन a बाई 2 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कहता है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट जो डिस्पर्स कर जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम वहाँ पढ़ाए थे, यहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहता है, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाना। यानी क्या कहता है, सिंपल समझिए कि कोई लाइट है, ऐसे जैसे प्रिज्म में दिखा है, यहाँ से ये लाइट आया, ये आपका कौन सा लाइट था, वाइट लाइट था। ये कौन सा लाइट था, वाइट लाइट था। और ये लाइट डिस्पर्स कर जाता है, डिस्पर्स मतलब टूटना। ये लाइट क्या हो जाता है, यहाँ से अलग अलग कलर होने के कारण अलग अलग पार्ट में विभक्त हो जाता है। क्या कर जाता है, विभक्त हो जाता है। और दिस इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, ये जो टूट रहा है VIBGYOR, और जिस पर ये बनता है किसी सरफेस पर, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और जिसके कारण ये टूट रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश को तोड़ दिया जाता है। तो रेयरर मीडियम से लाइट जब डेंसर मीडियम जाएगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग कलर में क्या कर जाता है, डिस्पर्स कर जाता है, टूट जाता है। किस फेनोमेना के थ्रू, प्रकाश के विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ऐसे विभिन्न वर्गों में विभिन्न विभिन्न विचलनों का कारण होता है। विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को चाल विभिन्न विभिन्न होते हैं, यानी अलग अलग जो लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होगा, प्रकाश के जो अलग अलग तरंग दैर्घ्य होंगे तो उसका चाल भी अलग अलग होगा। उसका चाल क्या होगा, उसके जो चाल होंगे, स्पीड होंगे, वो भी अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहता है, सो देखिए, कहता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने पर चित्रानुसार प्रकाश के 7 रंग हो जाते हैं। अभी बताए थे कौन सा रंग, वायलेट बैगनी कलर, आसमानी कौन सा कलर, इंडिगो नीला ब्लू कलर, हरा पीला नारंगी तथा लाल कलर हो जाता है। इन रंगों के क्रम को प्रायः अक्षर किससे दिखाया जाता है, विग्योर, VIBGYOR, विग्योर की सहायता से याद रखते हैं। किसकी मदद से, विग्योर की मदद से याद रखते हैं। अब कहता है विग्योर अलग अलग कलर का जो लाइट है, वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी रंग का सबसे कम, लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ इसका होता है सबसे कम। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा मान किसका होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। परंतु सभी रंगों का चाल एक समान 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी सभी रंगों का चाल जो होगा, जो लाइट इस अलग अलग कलर का लाइट होगा, सबका स्पीड आपका एक समान होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आपका अलग अलग कलर दिया गया है, हमने कुछ इंडिकेट किया है, उसको ध्यान से देखिएगा। कलर है और इधर लैम्डा वेवलेंथ लिया गया है, किस में, एंगस्ट्रम में। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। जैसे लाल रंग का, तो लाल रंग का 7800 से लेके 6400 के बीच होता है। नारंगी कलर का 6400 से 6000, पीला का 6400 से 5700, 6000 से 5700 होगा। अब इसका आपका हरा का 5700 से 5000, नीला का 5000 से 4600, आसमानी कलर का 4600 से 4300 एंगस्ट्रम, और बैगनी कलर का 4300 से 4000 एंगस्ट्रम। तो अलग अलग लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, फिर भी इसका स्पीड जो होता है वो आपको एयर में समान ही होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है उसको देखते हैं। अब कहता है वस्तुओं का रंग, यानी अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उसके अलग अलग कलर होते हैं। क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर आपतित प्रकाश में से वह किन रंगों को अवशोषित कर लेता है। यानी उस पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर जो आपका लाइट रे पड़ रहा है, किसी वस्तु पर आ रहा है, उसमें से किस कलर को अवशोषित करता है, किस कलर को सोखने का काम करता है, उस पर निर्भर करता है कि उसका कलर कौन सा है। अब काला रंग का आदमी होकर पर करीखे पोट देगा तो कुछ असर थोड़े होगा, असर होगा क्या, नहीं ना होगा। व्हाइट कलर का आदमी उस पर कुछ डालेगा तो दिखाई देगा कि हाँ लाल हरियर पियर ब्लू। आगे क्या कहता है, तथा किन रंगों का प्रावर्तित और संचारित करता है।
ठीक है। जब उस पर कलर को डालते हैं तो कौन रंग को वो अवशोषित कर लेता है पता नहीं चलता है, और किस रंग को संचारित करता है, यानी कौन सा कलर उस पर पड़ता है तो दिखाई देता है, चमकता है कि ये रंग उस पर डाला गया है। अब कहता है कि सूर्य के प्रकाश में दिखाई देने वाले वस्तु के रंग उसका प्राकृतिक रंग कहते हैं। अब सूर्य का प्रकाश उसमें सब कलर पाया गया है, तो आदमी का जो ओरिजिनल रंग होता है, अब करिया आदमी सूर्य के प्रकाश में चलेगा तो गोरा थोड़े दिखाई देगा, वो करिए दिखाई देगा। लाल आदमी है, लाल रंग का कपड़ा पहन के चलेगा तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश में सातों के सातों कलर का कम्बिनेशन होता है, तो जो भी कलर आपके पास होगा आप उसी कलर को एब्जॉर्ब कीजिएगा, उसी कलर को क्या कीजिएगा, एब्जॉर्ब कीजिएगा। तो सूर्य का प्रकाश, नॉर्मल लाइट, ये सब जला के अगर हम देखें तो जो आपका ओरिजिनल कलर होगा वही कलर आप एब्जॉर्ब कीजिएगा और वही रंग आपका दिखाई भी देगा। वही चीज यहाँ समझा रहा है, किसी वस्तु का रंग उस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी वस्तु का रंग किस पर। अब मान लो हम ही पर मान लो कि हम काला रंग का है, लाल रंग का इतना वेवलेंथ वाला लाइट डाल देगा कि हमारा रंगे डिस्कलर हो जाएगा। जैसे ब्याह शादी में होता है ना, पूरा फाउंडेशन मार दिया ऊपर से नीचे तक, भीगी बिल्ली की तरह नजर आता है, आज शादी करके लगा कल कोर्ट में तलाक हो जाता है। अब ज़्यादा चालाकी करेगा तो यही होगा, होना ही है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। इसलिए देखिए आगे क्या है। अब क्या कहता है, अपारदर्शक वस्तुओं के रंग यानी कलर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी यानी आर पार न दिखाई दे, जिसके आर पार नहीं दिखाई देगा उसका जो कलर है, व्हाइट रंग कर देगा तो आर पार नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो क्या कहता है, जब किसी रंगीन अपारदर्शक वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब वस्तु उस प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। श्वेत प्रकाश का जो रंग परावर्तित होता है वही वस्तु का रंग होता है। क्या कहता है, सीधी सी बात है, देखेगा तो देखने का कहानी हम सिखाएंगे, घबरा कह रहा है। जब हम पढ़ाएंगे आँख का कहानी तो वहाँ सिखाएंगे, क्योंकि जब देखा जाता है ना तो लाइट ही दिखाता है, सब चीज़ को प्रकाश नहीं दिखाता। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा किया था और वहाँ बताया था कि प्रकाश की मदद से सबको नहीं देख सकते, देखते तो भूतों को देख लेते, प्रेतों को देख लेते, नहीं देख लेते, तो सब चीज़ उसकी मदद से नहीं दिखाई देता। होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम व्हाइट लाइट डालें, मान लो सूर्य का प्रकाश तुम्हारे ही शरीर पर हम डाल दिए, तो डाले तो उसमें 7 गो कलर है, जान ही रहा है तुम लोग 7 कलर है। और उसमें से क्या क्या कि बैगनी कलर को तुम्हारा शरीर क्या क्या रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट किया किसको, बैगनी कलर को। तो बैगनी कलर को जब रिफ्लेक्ट किया तुम्हारा शरीर, तो हमारे आंख में जो कलर गया, जो लाइट गया, वो कौन सा कलर गया, बैगनी कलर गया। तो वो लाइट आपका इमेज बनाया हमारे रेटिना पर बैगनी कलर का, तो वो ऑप्टिक नर्व सीधा मेरे ब्रेन को सूचना दिया कि आप जो सामने वाला चीज देख रहे हैं या आपके आंख में जो लाइट आ रहा है, जिस वेवलेंथ का लाइट आ रहा है उसका रंग बैगनी है, यानी सामने जो चीज रखा हुआ है वो कौन सा रंग का है, बैगनी कलर का रखा हुआ है। समझ में आया हम क्या समझाएं। ये चीज होता है तो डिपेंड करता है कि कोई वस्तु क्या है, तो उस पर लाइट जब डालते हैं तो किस कलर को वो वहां से रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट करता हुआ चीज हमारे आइरिस, हमारे पुपिल से जो आंख के अंदर जाता है और रेटिना पर इमेज बनाता है, तो ब्रेन उसी चीज को देता है। ऐसा नहीं कि सांप देखेंगे चूहा बता देगा ब्रेन, ये तब बताएगा जब कंप्यूटर की तरह ब्रेन में वायरस लग जाएगा, ठीक है, करेंगे कुछ और दिखाएगा कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिएगा उदाहरण के लिए हम कुछ बताए हैं, लाल रंग की वस्तु स्पेक्ट्रम के लाल रंग को परावर्तित करता है, लाल रंग लाले रंग को परावर्तित करेगा, इसीलिए लाल तो लाल दिखाई देता है। जैसे लाल पहने हुए टॉर्च, इस पर हम उजला जलाएंगे तो उजला थोड़े दिखाई देगा, लाले दिखाई देगा। वो काला पहना हुआ है तो उस पर टॉर्च जलाएंगे तो करिए दिखाई देगा, रंग नहीं चेंज कर सकता है। तो जो जिस कलर का होता है वहां से रिफ्लेक्शन भी उसी कलर के लाइट का होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है शेष सभी को अवशोषित कर लेता है, यानी जो लाल है तो हम तो लाइट जला रहे हैं उसमें सब कलर है, लाल यानी विग्योर, वायलेट कलर भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, सब कलर है। लेकिन जो सामने जिसका जो कलर होगा उस चीज को वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाद बाकी जो बचा हुआ 6 कलर है वो 6 कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। 6 कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मात्र एक कलर को वहां से रिफ्लेक्ट करेगा जो कलर उसके पास जेन्युइन होगा, और वही चीज हमारे अंदर जाएगा तो हमको भी वही ब्रेन सूचना देगा कि अगला जो दिखाई दे रहा है वो करिका है, करियकवा है, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अब क्या कहता है
कि हरे रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब कहता है कि हरे रंग का प्रकाश, प्रकाश जो हरा रंग का होता है उसमें लाल रंग का जो वस्तु होगा वो संपूर्ण को क्या कर लेता है, यानी दूसरा कलर होगा तो करिए लेगा। अरे हरा लाल में थोड़े अंतर है। अब हम करिया है हमारा पर व्हाइट लाइट जला देगा तो सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। किसको रिफ्लेक्ट करेंगे? काला को रिफ्लेक्ट करेंगे, करिए दिखाई देंगे। इट मीन्स क्या कि दूसरा जो भी कलर आ रहा है सब कलर को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो हमारा ओरिजिनल कलर है उसी कलर को हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वही कलर को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, आदमी को मिठाई से प्यार होगा तो मिठाइए ना खाएगा कि दूसरा कुछ खाएगा? वही ना खाएगा। आज जो मिठाई से मन भरल है ऑलरेडी वो अपने आपे में मिठाई है, मिठाइये के दुकान में रहता है, वो पहले मिठाई को साइड कर देगा। तो जो कलर हमको भगवान इतना कूट कूट के दे दिए जिसका कोई जवाब नहीं, तो कलर हम लेंगे का है, आएगा उसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। बाद बाकी जितना बचा हुआ होगा सेकेंडरी वो सारे को हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब कहता है पारदर्शक वस्तुओं के रंग, कलर ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कैसा है? पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला। अब क्या कहता है? जिस रंग की किरणें पारदर्शक वस्तु में होकर अपवर्तित हो जाती है वही उसका क्या कहलाता है, रंग कहलाता है। यानी जो रंग पारदर्शी कहने का मतलब, जैसे मान लो अब हम दिखाते हैं इसका क्या मतलब हुआ। आदमी कुछ हो रहे, कैसनो रहे, अभी तो सारा कहानी सिखा दिए। तुमको लाल रंग का चश्मा पहना देंगे ना तो दुनिया लाले नजर आएगा। अब मान लो कि तुम्हारा शादी होगा, लाल रंग का चश्मा तुमको पहना देंगे तो सब आदमी वहाँ का सब कुछ लाले नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वही कहानी ये भी कहता है। क्या कहता है कि पारदर्शी सब्सटेंस हो तो जिस सब्सटेंस जो, जैसे शीशा है, शीशा हमारा पारदर्शी है। तुम लोग काला कलर का चश्मा पहनता होगा तो सब चीज काला दिखाई देगा। लाल कलर का चश्मा पहनेगा तो सब लाल दिखाई देगा। लाल कलर का पन्नियों लगा लेगा ना आगे से तो सब लाल दिखाई देगा। बच्चा बहुत खरीदता है लाल, हरियर, पियर, ब्लू चश्मा। यही कारण है। ये किस में होता है? तो आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है। ट्रांसपेरेंट में ऐसा होगा, दूसरा में नहीं होगा। अब कहता है कि फंडामेंटल और प्राथमिक, प्राइमरी कलर्स कौन होते हैं? सब चीज में प्राइमरी और सेकेंडरी चीज होता है। कलर भी प्राइमरी, सेकेंडरी और कंप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि लाल, हरा और नीला, तीन कलर, लाल, हरा और नीला मूल या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तीन ही रंग, प्राइमरी कलर आपका तीन गो होता है। कौन? रेड कलर, ग्रीन कलर और कौन सा कलर दिया हुआ है? नीला दिया हुआ है, ब्लू कलर। ठीक है, ये तीन कलर आपका प्राइमरी कलर होते हैं। अब कहता है कि ये रंग किन्हीं दूसरे रंग को मिलाकर प्राप्त नहीं किया जाता। प्राइमरी कलर है, जैसे प्राइमरी सोर्स है। तो हमारा भोजन कहाँ से मिलता है? खाता तो मुर्गा मसलम सब है, लेकिन आता कहाँ से है? वो तो अनाजे खा के पैदा होता है, पेड़ पौधा को खा के पैदा होता है। तो प्राइमरी सोर्स हमारे भोजन का क्या होता है? भोजन का हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ ना क्या? पेड़ पौधा हुआ ना, साग पदार्थ, उसी को खाते हैं ना, भोज्य पदार्थ को, उसी को दूसरा खा लेता है और उसके बाद उसको हम खा लेते हैं। तो वो सब सेकेंडरी हो गया। तो जो प्राइमरी कलर होता है वो किसी की हेल्प से नहीं बनता है। तो लाल, हरा और नीला आपका तीन प्राइमरी कलर होता है और ये किसी को मिलाकर नहीं बनता है। इन तीन मूल या प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जाता है। जैसे तुम लोग को याद होगा 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। फिजिक्स में खूब तोड़ तोड़ के पढ़ाए हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। बाद बाकी दुनिया का जितना भी क्वांटिटी तुम लोग पढ़ता है वो 7 से ही बना हुआ है। तो रंग भी बेसिकली कितना होता है? प्राइमरी 3 गो। कौन कौन? लाल, हरा और नीला, 3 गो रंग होता है। बाद में कि जितना भी रंग तुमको दिखाई देता है वो टोटल का टोटल रंग इसी 3 रंग को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। कैसे कैसे बनाया जाता है आगे उसका भी हम चर्चा किए। देखिए क्या कहता है, उदाहरण, लाल और हरा को मिला दिया तो कौन सा रंग बन गया? पीला। तो पीला तुम्हारा सेकेंडरी कलर है। पीला बनाने के लिए लाल और हरा की आवश्यकता है और लाल और हरा दोनों कौन कलर है? प्राइमरी कलर है। अब लाल और नीला को मिला दिया तो क्या बन गया? मैजेंडा। क्या बन गया? मैजेंडा बन गया, जिसको हम लोग बैगनी बोलते हैं। बैगनी रंग बन गया। नीला और हरा को मिला दिए तो क्या बन गया? मयूर नीला, जिसको सायोन कहा जाता है। श्यान जिसको बोलते हैं। किस कलर का? तो प्राइमरी कलर को आपस में मिलाते हैं तो पीला आपका सेकेंडरी कलर हो गया, मैजेंडा बैगनी सेकेंडरी कलर हो गया, मयूर नीला सेकेंडरी कलर हो गया। मेरे दिमाग में आएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? पीला को हरा से मिला देंगे,
पीला को किससे मिला देंगे, हरा से मिला देंगे, पीला को नीला से मिला देंगे, पीला को लाल से मिला देंगे, जिसको जिससे मिलाएंगे तो जैसे जैसे हम मिलाएंगे कुछ ना कुछ करेंगे वैसे वैसे नया नया कलर हमको बनता रहेगा। लेकिन प्राइमरी कलर जो होगा बेटा वो 3 ही कलर होगा, और वो 3 कलर लाल, हरा और नीला, ये 3 ही कलर होगा। इन तीनों कलर को मिला मिला के जो दूसरा कलर कंप्लीट किया जाता है, रंग बनाया जाता है, उसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, पीला, मैजेंडा, बैगनी और सियान, जिसको मयूर नीला कहा जाता है, यह आपका सेकेंडरी कलर होता है। किसकी मदद से, तो वैसा कलर जो प्राइमरी की मदद से बनाया गया हो उसी को सेकेंडरी कलर कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक रंग से जो रंग निर्मित किया जाता है उसी को द्वितीयक रंग कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रंग से नहाएगा सब चीज़ सीख जाएगा। होली में क्या कहता है, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर है, तो जो प्राथमिक रंगों के विभिन्न अनुपात को मिलाने से रंग निर्मित होता है। अभी तो सिखा दिए, अभी तो बता दिए, क्या बताएं एक ही चीज़ को। संपूरक कलर जानता होगा, कोई भी इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, कमी होता है। सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका कमी होता है। तो वो कमी क्या होगा, नहीं होगा, उसको हम लोग माइंड करेंगे। तो कहता है संपूरक कलर में जिन 2 रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उसी को संपूरक कलर कहा जाता है। यानी कहता है कोई भी रंग हो उसमें ऐसा कोई रंग मिला दो ताकि तुम्हारे पास जो कलर आए वो कौन सा कलर आ जाए, वाइट कलर आ जाए। तो वाइट रंग लाने के लिए किसी रंग में जो दूसरे रंग को मिलाना पड़ता है, दिस इज द कंप्लीटली कलर ऑफ दैट कलर। यानी जिसमें मिलाते हैं जिस कलर को वो कंप्लीमेंट्री कलर होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, संपूरक रंग कहा जाता है। क्या कहता है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड इन योर माइंड। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहे हैं जिसको कहाँ लोड करना है, दिमाग के फ्लॉपी में लोड करके सदा के लिए छोड़ देना है। जब आवश्यकता होगा तभी उसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो कोई भी चीज़ को सिक्योर अगर रखना हो तो उसमें लॉक और पासवर्ड लगना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा सिक्योर होता है तो उसको आदमी इतना छुपाता है कि छुपते छुपते एक दिन ऐसा होता है सबको पता चल जाता है। बस उसको ये लगता है कि हम छुपा रहे हैं, बाद में कि दुनिया में सबको क्या हो जाता है, एक एक करके सबको पता चल जाता है। तो उतना भी नहीं छुपाना है, इतना ही छुपाना है कि परीक्षा भवन में लिखा जाए, दिमाग में लोड रहे, इतना दिमाग में रखेगा इसलिए दिमाग खोल लेगा। कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं जिसको दिमाग में याद रखना है। जैसे पहला नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण व्यक्तिकरण होता है। यानी कहने का मतलब है कि साबुन जो हम यूज करते हैं हाथ में ऐसे करके बच्चा सब खूब उड़ाता है फूक फूक के, तो उसका रंग क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, आप कहता है स्नेल का नियम पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। म्यू ए बट्टा बी बराबर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन बी बट्टा स्पीड ऑफ लाइट इन ए, और यही क्या कहलाता है, साइन आई बट्टा साइन आर कहलाता है। ऐसा हम पहले आपको समझा चुके हैं। क्या कहता है कि निर्वात विरलतम माध्यम है, इसका अपेक्षित घनत्व शून्य होता है। निर्वात जो है वो आपका विरलतम माध्यम होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में जब आप देखिएगा तो क्या आएगा, 0 के बराबर। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए आवर्तांक सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, बैगनी कलर का होता है, और लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है। अब कहता है जल में वस्तु का वास्तविक गहराई 4/3 गुना ओरिजिनल गहराई। अभी एक एग्जाम्पल बताए थे कि 40 सेंटीमीटर गहराई में रखा हुआ सिक्का 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, जबकि उसका ओरिजिनल गहराई कितना होता है, 40 होता है। ये इसी के कारण होता है। जल का आवर्तनांक 4/3 होता है। कितना होता है, 4/3। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण को बैगनी क्या कहता है कि बैगनी, हरा, पीला, नीला, लाल, ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है द्वारा आसानी से याद रखा जाता है। VIBGYOR, उसी चीज़ को हिंदी में लिख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। क्या कहता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा। कारण है, होने का कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, बहुत कम होता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है ना। ऐसे गुजारते हैं तो बैगनी वाला यहाँ चलाता है, लाल वाला जाना चाहिए यहाँ, इससे कम डेविएट करके ये रेड होता है और ये आपका वायलेट होता है।
तो किसके कारण? वेवलेंथ के कारण। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है किसका? लाल रंग का, इसलिए ये कम डेविएट करता है, बैगनी का कम होता है इसलिए बहुत दूर भाग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और संपूरक। प्राथमिक में 3 गो कहानी है जो आप लोग को बता दी है, जो प्राइमरी को मिलाकर बनता है वो द्वितीयक होता है, और किसी भी रंग में वैसे रंग को मिला दे ताकि उसका रिजल्टेंट रंग जो आ जाए वो आपका व्हाइट कलर का आ जाए, उसी को कौन सा कहा जाता है? संपूरक कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म पर पड़ने से वर्ण विक्षेपण होता है। अब कहता है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म पर, यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो वो विक्षेपित हो जाता है, यानी डिस्पर्स कर जाता है और टूट जाता है। कितना में? 7 रंग में, जिसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम डेविएट लाल रंग होगा, और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ विचलन किस पर डिपेंड करता है? कोणीय विचलन को दर्शाता है कि कितना डिग्री बनाकर वहाँ से मूव कर रहा है। अब इंद्रधनुष की उत्पत्ति भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ही आपका किसका निर्माण होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कहता है आवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, लैम्डा बढ़ने पर आवर्तनांक यानी एन घटता है। अब क्या कहता है कि आपका आवर्तनांक एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, 1/λ होगा। लेमडा का मान घटे बढ़ेगा तो एन का मान घटेगा, और लेमडा का मान घटेगा तो एन का मान बढ़ेगा। लेमडा बढ़ने पर आवर्तनांक एन घटता है, यानी क्या? लेमडा को बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, और लेमडा को घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट था। अब देखिए अब आ गया क्या, कुछ आपका छोटा छोटा थ्योरी का क्वेश्चन है। हमने इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिया है, इसके बाद जो आएगा जब लाइट का 1, 2 और लेंस का और आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये 2 कॉन्सेप्ट जब पढ़ा देंगे थ्योरी का, तो ओवरऑल सबको मिलाकर वैसे लास्ट में 10 सेट हम आप लोग को करवाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर भी इसका चर्चा करेंगे। अब कहता है कि श्वेत प्रकाश में रंग होता है। श्वेत प्रकाश में क्या गो रंग होता है? 7 गो रंग होता है। तब ना श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 गो कलर में टूट जाता है। किस में? VIBGYOR। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उनका रंग होता है। यानी वैसा वस्तु जो सबको परावर्तित कर दे, जिसका रंग नहीं होता है, तो वाइट कोई रंग थोड़े होता है, श्वेत कलर सबको परावर्तित कर देगा, जितना भी होगा सबको, क्योंकि जो रंग होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, दूसरा सबको भेज देता है। तो वाइट का कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। वाइट तो अपने, वाइट कौन सा रंग है? सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर को मिलाकर जो कंप्लीमेंट्री कलर डालते हैं तब जाके वाइट आता है, वो कोई रंग ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कहता है? क्या कहता है? जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग क्या होता है? अभी बताए थे ना, श्वेत कलर। जो वस्तु सब, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था। क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी जितना भी रंग होगा सबको अवशोषित कर लेगा। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। कौन सा कलर? काला कलर। और जो सबको भेज देगा, वापस भेज देगा, सबको मुड़ा देगा, भागता है कि नहीं, भागो भागो भागो, व्हाइट कलर होगा। और सबको पकड़ लेगा, जितना आएगा सब रंग को पकड़ते रहेगा, वो कौन होगा? काला रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक रंग होता है तो 3 गो होता है। कौन? लाल, हरा और कौन सा रंग होता है? लाल, हरा और नीला। क्या? रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ये 3 कलर होता है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखता है? वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग? ऊपर। वर्ण त्रिभुज ये कहानी है, ऊपर में कौन सा रंग दिखता है? 7 गो कलर में टूटता है ना, ये 7 कलर में टूटता है। VIBGYOR। सबसे ऊपर कौन है? लाल वाला। कौन सा है? लाल वाला। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा कलर? मैग्नेट यानी बैगनी कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? बैगनी कलर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर हो, कांच में इतना हो, तो जब दोनों में इतना चाल हो तो पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का चाल कितना होगा? तो वायु 3 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸ आ जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, क्या होगा? 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा? ये इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था।
सब छोटा छोटा थ्योरी का क्वेश्चन है। विचलन कोण का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और दोनों पर। किस पर? दोनों पर निर्भर करेगा। कहाँ कहाँ निर्भर करेगा? दोनों पर निर्भर। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किसका? श्वेत प्रकाश को कांच से गुजारेंगे तो लाल का कम होगा, काहे कि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है? तो काला रंग नहीं दिखाई देता है। कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो करिया रंग नहीं दिखाई देता है। प्रकाश की एक किरण कांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच का हवा सतह पर आपतित होता है, अपवर्तन कोण इसका कितना होगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रकार आपका कहानी देखा, क्वेश्चन में समय लगा, इससे पहले भी 50-60 क्वेश्चन 20 से 30 मिनट, लेकिन कब? जब कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तब। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिए। जो बच्चा ऑनलाइन है देख रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देख रहा है वो इसको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से पढ़ेगा। कोई दिक्कत होगा तो बेहिचक जैसे जैसे तुम लोग बोला है वैसे वैसे हम किए हैं, तो आगे भी वैसा ही करता रहेंगे। रिवाइज करो, मन लगा के पढ़ते रहो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।